हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप सबों को। बीते हुए गणतंत्र दिवस बहुत ही आपका अच्छा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत महसूस किए होंगे। तो एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे संस्थान में। तो चलिए आज से हम लोग साइंस की एक नए ब्रांच की शुरुआत करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का जो 4 चैप्टर था उसको मैंने मेन टॉपिक के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया रिवीजन में आपको, ताकि सुविधा हो। आज से हम लोगों का जो सीरीज शुरू होने वाला है वो बायोलॉजी का सीरीज शुरू होने वाला है। बायोलॉजी का जो 4 चैप्टर है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बायोलॉजी का 4 चैप्टर ये देखिए पीछे लगा हुआ है। हालांकि बायोलॉजी के टोटल 8 चैप्टर हैं, लेकिन एनसीईआरटी जो है क्या की है, पहले वाले 4 चैप्टर को एक साथ मर्ज कर दी है। पहले वाला 4 चैप्टर को क्या की है, एक साथ मर्ज कर दी है और 4 चैप्टर जो बचा हुआ है उसको 3 चैप्टर अलग कर दी है। तो पहले में 4 और बचा हुआ 3 में हम लोग 4 चैप्टर इस तरह से देखेंगे। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जब कोई जीव क्या करता है, सामान्यतः जन्म लेता है और एक समय आने के बाद मर जाता है प्राकृतिक तौर तरीके से, प्राकृतिक रूप से। तो उसके बीच में वो जीव अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए जो सारी क्रियाएं, प्रक्रियाएं, अभिक्रियाएं, प्रक्रम करता है, उन सबों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। उन सबों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या है, एक प्रक्रिया है इसमें कोई जीव पोषण प्रदान करता है, पोषण से श्वसन करता है, उससे एनर्जी प्रदान करता है, फिर उसके शरीर में जो ब्लड बनता है उन ब्लड का पूरे एक एक सेल तक क्या होता है, रेगुलेशन होता है, वो सर्कुलेट करके वहां तक पहुंचता है। फिर उस ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है जिससे उसके ब्लड में जो भी यूरिन है और उसके बाद यूरिक एसिड है वो सभी के सभी बाहर आता है। फिर इतना सारा चीज करने के लिए कोऑर्डिनेशन काम करता है, उसका ब्रेन काम करता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं उसके साथ होती है। फिर इस तरह से वो एक समय ऐसा आता है जब वो टीनेजर को पार करके एडल्ट होता है, वयस्क होता है, मैच्योर होता है। तो फिर वो शादी विवाह करके क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। या जो माइक्रोब्स है, प्लांट्स है, या जो स्मॉल एनिमल्स है, उसमें क्या होता है, आपस में जानवर या जो भी उसके जर्मिनल सेल है वो आपस में मिलते हैं और उससे रिप्रोडक्शन होता है। और इंसानों में क्या होता है, उसके लिए एक चीज दे दिया है हम लोगों के द्वारा, विवाह, मैरिज सिस्टम। तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जैव विकास, इस पृथ्वी पे किस तरह से सिंपल सेल से कॉम्प्लेक्स सेल तक का विकास हुआ है, जिसमें करोड़ों वर्ष लगे हैं। तो ये सारी चीजें अपने को क्या करना है, इसमें देखना है। ये जैव प्रक्रम जो पूरा का पूरा यूनिट है 8 चैप्टर का, आपके बायोलॉजी में क्लास 10th के बायोलॉजी में उसको देखना है। लगभग बायोलॉजी का जो अपना कंट्रीब्यूशन है साइंस में कितना है, तो 30 नंबर का कंट्रीब्यूशन है। कितने का कंट्रीब्यूशन है, तो 30 नंबर का कंट्रीब्यूशन है। कभी 25 हो जाता है, कभी 30 होता है। तो ओवरऑल जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री से कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा है। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, 1 डे 2 डे या सिविल सर्विस का एग्जाम हो, उसमें जीएस में, जनरल साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसका आता है, तो बायोलॉजी का आता है। और बायोलॉजी का वही क्वेश्चन आता है जो 9th और 10th के सिलेबस में है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, 9th और 10th के सिलेबस का ही बायोलॉजी का सारा क्वेश्चन, दरोगा हो, ग्रुप डी हो, या बैंकिंग हो, या आपका जो है एसएससी सीजीएल हो, इन सबों में आता है। इस चीज का ख्याल रखना है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, बीपीएससी सिविल सर्विस में। तो चलिए, साइंस एंड टेक टच करता है यूपीएससी में। साइंस तो यही रहता है जनरल ही, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीज को जोड़ा जाता है जिसको हम लोग साइंस एंड टेक कहते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, तो मैंने आपको बताया, ये देखिए चैप्टर 5 है। कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर 5 है, अध्याय 5 है। क्या नाम है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम
जीवों को जिंदा रखने के लिए जो सारी क्रियाएं, प्रक्रियाएं, प्रक्रम, अभिक्रियाएं होती है, उन्हीं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं हम लोग? जैव प्रक्रम कहते हैं। इसमें वो अपने शरीर को, अपने अस्तित्व को क्या करता है? मेंटेनेंस में रखता है, बनाए रखता है, बरकरार रखता है। वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे इस स्लाइड की मदद से। देखिए अब क्या क्या है इसमें, चैप्टर क्या क्या है, उसी हिसाब से अपने को पढ़ना है। देख लीजिए इसमें क्या पढ़ना है? जीवों में श्वसन पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है? पोषण पढ़ना है। श्वसन पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है? पोषण पढ़ना है। तो एक प्रक्रिया क्या हो गया? पोषण। दूसरी प्रक्रिया क्या हो गया? श्वसन। दूसरी प्रक्रिया क्या हो गया? श्वसन। उसके बाद की प्रक्रिया को हम लोग देखते हैं। चलिए उसके बाद की प्रक्रिया में क्या है? उसके बाद की प्रक्रिया में है क्या? तो वहन एंड परिसंचरण। इसे हम लोग परिवहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन भी कहते हैं। वो वहन वही है, परिवहन। और परिसंचरण हमारे रगों में, हमारे नसों में, ये ब्लड का जो रेगुलेशन होता है, ब्लड जो आते जाते रहता है, ब्लड हमेशा दौड़ते रहता है, कोशिकाओं से लाता है, फिर उसको ऑक्सीजनेटेड करके कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और पौधों में जाइलम फ्लोएम के द्वारा ये फूड और वाटर एंड मिनरल्स जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी बात हम लोग करेंगे। और अन्य जीवों में भी। और उत्सर्जन, इन क्रियाओं के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ है उसका भी फिल्ट्रेशन होता है और उसको थ्रू आउट ऑफ बॉडी किया जाता है, शरीर से उसे बाहर किया जाता है। उत्सर्जन को भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हमारे शरीर के हानिकारक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 4 चैप्टर देख लीजिए एक में। पहले में देखिए, ये गौर से देखिए, ये 4 चैप्टर एक साथ मिला होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज अगर होइएगा तो फिर दिक्कत है। सबसे पहले एक है पोषण, दूसरा क्या है? श्वसन, तीसरा क्या है? परिवहन, और चौथा क्या है? उत्सर्जन। ये 4 चैप्टर एक में ही क्या किया है? कंबाइन कर दिया है एनसीईआरटी। अगर आप दूसरा कोई बुक, रेफरेंस बुक लेते हैं, उसमें अलग अलग दिया हुआ है, बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है। यहाँ चारों चैप्टर को एक साथ क्या किया है? कंबाइन कर दिया है। आपके जो टेक्स्ट बुक है, जिसको बीटीसी की बुक कहते हैं, उसमें भी चैप्टर कंबाइन है। उसके बाद का चैप्टर है दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर ऐसे काउंट करें तो चैप्टर क्या हो जाएगा? 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। तो हम लोग इस तरह से देखेंगे। यहाँ मोटा मोटी क्या क्या देखना है, वो टॉपिक का थोड़ा सा जिक्र किया गया है। आप चाहें तो वो टॉपिक मेरे साथ जो है देख सकते हैं। चलिए हम लोग देख ही लेते हैं कि किसमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पोषण का जिक्र करेंगे। किसका जिक्र करेंगे? पोषण का जिक्र करेंगे। पोषण में क्या है? पौधों में स्वपोषण। पौधों में क्या है? स्वपोषण। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम। जंतुओं में विषम पोषण। जंतुओं में विषम पोषण का जो 5 स्टेप है वो दिया है। कौन कौन सा है? अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। ये देखिए, ये 5 स्टेप पढ़ना है। उसके बाद आहार नाल पढ़ना है, डेट मीन्स पाचन तंत्र पढ़ना है। मानव में पाचन तंत्र का कौन कौन सा भाग होता है? तो मुख या मुख गुहा, ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांश, वीर्यदांश और मलाशय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत कहते हैं। चूंकि एनसीईआरटी शुद्ध हिंदी का प्रयोग करती है, इसलिए थोड़ा सा आप अपना हिंदी जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ओवरऑल पोषण चैप्टर में ये पढ़ना है। श्वसन में क्या पढ़ना है? श्वसन में क्या पढ़ना है? कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको पढ़ना है। इसको उच्छ्वास कहते हैं और निश्वास कहते हैं। और साथ ही साथ गैसीय विनिमय। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, आदान प्रदान। कैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और ये ऑक्सीजन कैसे हमारे ब्लड में मिलके एक एक कोशिका तक पहुंचता है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आके कैसे शरीर से बाहर निकलता है। तो ये है गैसों का विनिमय। फिर है जीवों में श्वसन। अलग अलग जीव श्वसन कैसे करते हैं? बहुत सारे माइक्रोब्स है, सिंपल प्लांट्स है, हायर प्लांट्स है। एनिमल में भी जो है छोटे छोटे जानवर है, बड़े जानवर है, फिर इंसान है, कैसे होता है, उन सब चीजों को देखेंगे। अब श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है। एक एक सिस्टम सब में दिया हुआ है
ऑलमोस्ट 8 सिस्टम के बारे में आप लोग यहाँ पढ़ेंगे, एक एक सिस्टम सब में है। नासिका, ये जो देख रहे हैं आप, ये नाक, इसके अंदर जो ये 2 छिद्र है। उसके बाद श्वास नली, ये अंदर जाने के बाद लंग्स तक जो जाती है। फिर श्वसनी, श्वासनिका, फुफ्फुस और कुपिका, ये पार्ट है किसका? श्वसन तंत्र का। किसका पार्ट है? तो श्वसन तंत्र का पार्ट है, श्वसन तंत्र का पार्ट है। उसके बाद चले आइए चैप्टर 3 में अपने को जो पढ़ना है। चैप्टर 3 में अपने को क्या पढ़ना है? तो चैप्टर 3 में अपने को पढ़ना है क्या? वहन एवं परिसंचरण। वहन एवं परिसंचरण, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। इसमें देखिए, पौधों में वहन पढ़ना है। जाइलम जल का वहन करेगा और फ्लोएम भोजन का वहन करेगा, ये पढ़ना है। उसके बाद मानव में पढ़ना है वहन, रुधिर, हृदय और रक्त वाहिनियां किस तरह से हार्ट पढ़ेंगे। हार्ट के बारे में लोगों को बहुत ही ज्यादा क्या रहता है? संवेदनशीलता रहती है, उत्सुकता रहती है, सब कुछ हर बच्चे में। दिल दिल दिल, तो ये दिल क्या काम करता है हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में, अन्य जानवरों के शरीर में, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये ख्वाबों का जो कल्पना है और एक अलग संसार है प्रेम का, मोहब्बत का, वो दिल का सिस्टम इस दिल से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, उसका कनेक्शन इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ हम लोग बायोलॉजिकली दिल को पढ़ेंगे, क्या काम है, कैसा संरचना है, वो ख्वाबों वाली बात अलग है। चले आइए चौथे चैप्टर में, उत्सर्जन में। उत्सर्जन तंत्र का जिक्र होगा यहाँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? पौधों में वाष्प उत्सर्जन। पौधों में वाष्प उत्सर्जन कैसे होता है, ये भी एक उत्सर्जन है। साथ ही साथ पौधे अपने अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन कैसे करती है, वो उत्सर्जन क्या कहलाता है, वो उत्सर्जन कैसे हम लोगों के लिए उपयोगी है, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। अब है मानव उत्सर्जन तंत्र। तो मानव में वृक्क की आधारभूत जो इकाई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। वृक्काणु के भाग पढ़ेंगे, वोमेन संपुट पढ़ेंगे, कोशिका गुच्छ पढ़ेंगे। उसके बाद प्रो एक्सिमल, ठीक है, कौन उलेटेड नालिका जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। हेनले का लूप पढ़ेंगे। हेनले साहब कौन थे? तो एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं का एक लूप बनता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड नालिका। फिर क्या पढ़ेंगे? संग्राहक वाहिनी। और इसी में आपको क्या पढ़ना है? इसी में आपको जो है ब्लाडर पढ़ना है, यूरिन ब्लाडर, जिसमें जो है आपके यूरिन आके स्टोर रहते हैं और समय समय पे क्या होता है? पास होता है। तो ये आप देख लीजिए, ये 4 चैप्टर का जिक्र यहाँ किया गया है। इसी चारों चैप्टर को क्या करेंगे हम लोग? पढ़ेंगे। इसी चारों चैप्टर को क्या करेंगे हम लोग? पढ़ेंगे। तो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? तो ये चैप्टर बायोलॉजी के जो मेन यूनिट है, जे प्रक्रम, उसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज जो है वो क्या है? सबसे पहला चीज जो है वो क्या है? सबसे पहला चीज है जय प्रक्रम। क्या है? जय प्रक्रम। क्या है? जय प्रक्रम है, ठीक ना? इस चीज को ध्यान में रखिए, क्या है? जय प्रक्रम है। अब ये जय प्रक्रम क्या होता है, एनसीईआरटी क्या कहती है, मुझे जो कहना था मैंने 2-3 बार आपको बोल दिया अपने शब्दों में। एनसीईआरटी क्या कहती है जय प्रक्रम को लेके, वो देखिए, वे सभी प्रक्रम या प्रक्रियाएं जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करती है या करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जय प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है बालक बालिका मेंटेनेंस। आप सुनते होंगे लोगों के मुंह से अक्सर कि मेंटेनेंस करने में माँ बाप को जो है पता चलता है। बच्चे को क्या है? बच्चे तो हर चीज को अच्छा कहते हैं, हर चीज को बुरा कहते हैं, जो मन सो करते हैं। तो मेंटेनेंस का मतलब होता है कि माँ बाप पैसा कमा के बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, उसका परवरिश करते हैं, पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, उसमें जो लागत है, उसमें जो मेहनत है, वहां जो हिम्मत लगता है, वो जो सामाजिक प्रक्रियाएं होती है, वही है मेंटेनेंस।
उसी तरह से हमारा जो ये शरीर है, ये मानव शरीर या एक पौधे का शरीर, एक सूक्ष्म जीवों का शरीर, एक जानवर का शरीर, वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए किस किस तरह की क्रियाएं, प्रक्रियाएं, प्रक्रम करती है, उस चीज को हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। उस चीज को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। उसको नॉर्मली वाइटल एक्टिविटी भी कहा जाता है साइंस के टेक्निकल वर्ड में। तो उसी चीज के बारे में क्या करना है, अपने को पढ़ना है, अपने को जानना है। तो एक बार पुनः सुन ले, वो सारी क्रियाएं, वो सारा प्रक्रम जिसमें क्या होता है, जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए करता है। क्या करने के लिए, तो जिंदा रखने के लिए, अस्तित्व बचाने रखने के लिए, उसको कहते हैं जैव प्रक्रम। पहला चैप्टर है उसमें पोषण, दूसरा चैप्टर है उसमें श्वसन, तीसरा चैप्टर है उसमें वहन या परिसंचरण, और चौथा चैप्टर है उसमें उत्सर्जन। ये देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोगों का, जो VVI है, कौन सा टॉपिक है, VVI है। व्हाट इज पोषण, पोषण क्या है। व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है। पोषण किसको कहते हैं, तो भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण करना और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, पोषण एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, प्रोसेस है, एक जो है जैव वैज्ञानिक विधि है, जिसमें क्या करता है, कोई भी जीव भोजन ग्रहण करता है और भोजन ग्रहण करने के बाद उस भोजन को पाचित करके, अवशोषित करके उस एनर्जी का उपयोग करता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए। उस चीज को हम लोग कहते हैं पोषण। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। कितने समूह में, दो समूह में बांटा गया है। एक को क्या कहते हैं हम लोग, स्वपोषी। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, पर या विषम, पर या विषम, क्या, तो पोषी। स्व मतलब क्या होता है कि जो जीव अपना पोषण का व्यवस्था स्वयं करता है, खुद से ही बनाता है, खुद ही संश्लेषित करता है, वैसे जीवों को कहते हैं क्या, स्वपोषी। क्या कहते हैं, स्वपोषी। और ऐसा पोषण क्या कहलाता है, तो स्वपोषण कहलाता है। परपोषी, जो अपना भोजन के लिए, अपना पोषण के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहता हो, वैसे जीवों को कहते हैं परपोषी। और ऐसा पोषण कहलाता है परपोषण। क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है। एनसीईआरटी पे चलिए, अब एनसीईआरटी क्या कहती है उस चीज को हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी किस तरह से इसका जिक्र कर रही है, वो चीज देखिए। एनसीईआरटी क्या कह रही है, तो एनसीईआरटी क्या कह रही है, तो एनसीईआरटी कह रही है पोषण का वह तरीका, पोषण का वह तरीका, कैसा तरीका भाई, तो वह तरीका, ठीक है, जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ, सरल अजैव पदार्थ, जो सामान्य जो है अजैव पदार्थ है, कार्बन, ठीक है, डाइऑक्साइड, वाटर, उसके बाद क्या है, सनलाइट, उसके बाद क्या है, सनलाइट, क्या है, सनलाइट, और लीफ, लीफ में जो है खुद ही क्लोरोफिल होना है, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता हो, भोजन बनाता हो, भोजन पकाता ना हो, वो संश्लेषित करता हो। संश्लेषित करना का मतलब है कि नेचुरली बनाना, अपने अंदर पत्तियों में, शाखाओं में, ठीक है। और हम लोग भोजन पकाते हैं, बनाते नहीं है, पकाते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन आएगा, इसमें आ जाएगा हरे पौधे, इसमें कौन आएगा, इसमें आएगा ग्रीन प्लांट्स, क्या आएगा, ग्रीन प्लांट्स आ जाएगा, और कुछ माइक्रोब्स आ जाएगा। इस बात का क्या करना है, ख्याल रखना है। दूसरे तरफ विषम पोषी या परपोषी,
पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या करता है, निर्भर रहता है, अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। हम लोग निर्भर रहते हैं, सब्जियां अपने को मिले, अनाज अपने को मिले, दूध अपने को मिले, ये सब किसके लिए, फसली पौधे पे देखिए अनाज आता है, सब्जी वाले पौधे से सब्जी आता है, फल वाले पौधे से फल आता है। हम लोग जो है गाय भैंस भेड़ बकरी पालते हैं जिससे अपने को दूध मिले। अपना तो कोई क्षमता है नहीं बनाने का, हम लोग पकाने का काम करते हैं, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, बेहतर डाइजेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, उसको पकाते हैं, बनाते नहीं है। तो इस चीज का क्या करना है, ख्याल रखना है, इस चीज का क्या करना है, ख्याल रखना है। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। चलिए, तो स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, कौन सा पोषण, स्वपोषी पोषण। स्लाइड ऊपर करते हैं और देखते हैं हम लोग क्या, स्वपोषी पोषण, है ना। चलिए, तो स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणु में होता है। फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसमें होता है, अगर दे तो हरे पौधे में और कुछ जीवाणुओं में, कुछ जीवाणुओं में, क्योंकि उस जीवाणु में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो जीवाणु ऐसा कर पाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ठीक ना, तो उसे कहते हैं स्वपोषी पोषण। अब है प्रकाश संश्लेषण, यहाँ जिक्र हुआ है किसका, तो प्रकाश संश्लेषण का। तो देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो सबसे पहला जो चीज है यहाँ पे वो क्या है, प्रकाश। प्रकाश सूर्य का हो या जो सीलिंग लाइट लगी हुई है इसकी हो, इसको ही हम लोग प्रकाश कहते हैं, जिसकी उपस्थिति में हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इस प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में देख भी पाते हैं, और उसके एनर्जी से तमाम प्राकृतिक चीजें जो पृथ्वी पे है वो ऊर्जावान होता है, ठीक ना। तो प्रकाश के उपस्थिति में जब संश्लेषण की क्रिया हो, जब बनने की क्रिया हो, तब उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और ये क्षमता हरे पौधे और कुछ खास प्रकार के जीवाणुओं में है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए अकार्बनिक, सरल अकार्बनिक पदार्थों का ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है, और ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाते हैं, और सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे और कुछ जीवाणु क्या करते हैं, अपने आसपास में, अपने वातावरण में, अपने पर्यावरण में जो अकार्बनिक तत्व है, जो अकार्बनिक कंपाउंड है, उसको उपयोग में लाता है, उसका उपयोग करता है, और उसका उपयोग करके क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में उसको तोड़ के, अपघटित करके, संश्लेषित करके अपने लिए भोजन तैयार करता है। जो भोजन किसके रूप में होता है, तो ग्लूकोज के रूप में होता है। ग्लूकोज क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का एक क्या है, अणु है। कार्बोहाइड्रेट का एक क्या है, अणु है। कार्बोहाइड्रेट पूरा का पूरा क्या है, एक फैमिली है, और उसका एक अणु क्या है, ग्लूकोज है। दूसरा जैसे फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सब है। तो एक बार पुनः सुन लीजिए, प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट क्या क्या करता है, लेके किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये जो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है किसका, क्लास 10th का ये इक्वेशन देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन है ये, बायोलॉजी में अक्सर पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक के रूप में, या एमसीक्यू के रूप में, या 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में, कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को समीकरण में व्यक्त करे। तो यहां देखिए 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का
और 12 अणु जल का, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड, 12 अणु जल का। जब हरे पौधे क्या करेगा, उसका उपयोग करेगा किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तब क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, 6 अणु ऑक्सीजन बनेगा और 6 अणु क्या बनेगा, जल बनेगा। तो मेनली बनाना क्या होता है, तो मेनली बनाना होता है क्या, ग्लूकोज। क्या बनाना होता है, ग्लूकोज बनाना होता है। और उसके बाद क्या बनाना होता है, ऑक्सीजन बनाना होता है। क्या बनाना होता है, ऑक्सीजन। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, वाटर वेपर। क्या है ये, वाटर वेपर है। तो कोई भी पत्ती की जब हम लोग बात करें, हरी पत्तियां, कितनी जो भी हरी पत्तियां हैं, ठीक है, उस चीज की जब हम लोग बात करेंगे तो उस हरी पत्तियां में ही क्या होता है, ये हरा जो कलर होता है वो पिगमेंट के कारण होता है। किसके कारण होता है, पिगमेंट के कारण होता है, वो रंग के कारण होता है। तो कौन सा रंग होता है उसमें, हरा रंग होता है। ये हरा रंग किसके वजह से होता है, तो ये हरा रंग होता है क्लोरोफिल के वजह से। किसके वजह से, क्लोरोफिल के वजह से। और ये क्लोरोफिल किसका पार्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है। और क्लोरोप्लास्ट ही क्या है, क्लोरोप्लास्ट ही क्या है, एक तरह का टिश्यू है जिसमें ये हरे कलर पाए जाते हैं। और इसी का काम क्या होता है, इसी का काम क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और इस वाटर को तोड़ना और तोड़ने के बाद इसका निर्माण करना। ये प्रक्रिया 2 चरण में होती है। उस दोनों चरण का जिक्र अगर आगे किया होगा तो हम लोग देखते हैं आगे किया है या नहीं है। अब किया है, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता तो दिए हुए हैं। इसके 2 मोड होते हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो पहला जो चरण होता है वो क्या होता है, वो होता है लाइट रिएक्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, डार्क रिएक्शन। दूसरा क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। और इस तरह से फोटोसिंथेसिस जो है 2 स्टेप में होता है, लाइट और डार्क। लाइट चरण में क्या होता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वाटर का जो ये मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, टूटता है। वाटर मॉलिक्यूल्स टूटता है किसमें, H2 में और O2 में। किसमें, H2 में और O2 में। और दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूं ही रहता है। अब ये हाइड्रोजन किसके साथ मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और इससे क्या C6H12 और O6 बनाता है, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। तो वाटर का जो टूटना है ये किसका पार्ट है, ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, लाइट रिएक्शन का पार्ट है। और लाइट रिएक्शन के पार्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स टूट गया इसमें, ये दोनों में। उसके बाद डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ये टूटा हुआ पार्ट फिर से क्या करता है, कंबाइन करता है और ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो ये 2 स्टेप में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। कितने स्टेज में, 2 स्टेज में संपन्न होती है। तो इस चीज को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जब पूछा जाए कि कितने चरण में होता है तो बताना है 2 चरण में होता है। कितने चरण में, 2 चरण में होता है। एक को हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे को हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट था इसलिए हम आपको ये क्या किए, बता दिए। क्या किए, ये बता दिए। चलिए प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक पदार्थ, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो देख लीजिएगा। इसको कच्ची सामग्री भी कहते हैं या कच्चे पदार्थ कहते हैं। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल जो पत्ती में ही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जलीय स्थलीय पौधे इसे कहां से लेता है, वायुमंडल से। दूसरा है जल, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्थलीय पौधे वायुमंडल से लेता है, लेकिन जो जलीय पौधे है, जो जलीय पौधा है वो किससे लेता है, जल से ही लेता है। क्योंकि जल में ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों किसके रूप में पाया जाता है, घुलित अणु के रूप में पाया जाता है और वहां से वो अपना फिल्ट्रेट करके ले लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। पहला क्या, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। अब एनर्जी को आप स्टोर करेंगे तब तो यूज करेंगे,
जैसे ये मान के चलिए सपोज डेट कलम है, अब इसमें जो है स्याही अगर नहीं रहेगा, रिफिल नहीं रहेगी तो ये चलेगा नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको एनर्जी चाहिए। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा को क्या करता है, ट्रैप करता है, पकड़ता है, जकड़ के रखता है केमिकल एनर्जी के रूप में। फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन करना, तोड़ना, ये दूसरा काम होता है। और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या करना, अपचयन करना, ये तीसरा काम है। और ये तीन कार्य एक साथ संपन्न होता है कहाँ पे, पत्तियों में। कहाँ पे, पत्तियों में। किसकी पत्तियों में भाई, पौधे की पत्तियों में, पौधे की पत्तियों में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। वो जगह का नाम अगर पूछिए तो जगह कौन सा जगह होता है, वो जगह होता है स्टोमा, साइट स्टोमा होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। उसके बाद है रंध्र। रंध्र के द्वारा क्या होता है, तो रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। बचा हुआ टॉपिक जो है दोस्तों हम लोग कल देखेंगे, समय हो चुका है आज के वीडियो को एक मोड़ देने का। तो एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। इसी तरह से आप लोग बने रहिए और हमारे साथ ही जो है आप रिवीजन कीजिए और बहुत बेहतर रिजल्ट लाइए। जो बच्चे देखते हैं वो कमेंट कीजिए, कम से कम पता चले। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो इसके हकदार हैं। में सामान्य लोग अगर देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो अब की बार बोर्ड का एग्जाम देंगे, या जो बच्चा अभी 10th में आए हुए हैं उसके लिए भी सोचिए, एक क्रैश कोर्स है, अभी से पढ़े तो बेहतर है। चलिए आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।